हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे सी सेट के विषय में। सी सेट का जो पेपर है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर दो पेपर होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडी फर्स्ट और दूसरा होता है जनरल स्टडी सेकंड, जिसे सामान्यतः हम सी सेट कहते हैं। इस पेपर में जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया 200 मार्क्स का पेपर ये होता है और 100 प्रश्न इसके अंदर होते हैं। 100 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं। इसमें 200 मार्क्स रहते हैं और 80 जो प्रश्न हैं 80 क्वेश्चंस जो है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये मेरिट लगती है और मूलतः जो है ये मेरिट 50 प्लस प्रश्न पर आपका, यदि 50 प्लस प्रश्न आपका है तो आप समझे कि आपका मेरिट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें आपको 27 प्रश्न सही करने होंगे। ठीक है, 27 प्रश्न सही करने होंगे। इस प्रकार से आपका ये प्रीलिम्स का आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया। अब हम बात करते हैं सी सेट की। सी सेट एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। 80 प्रश्न है, 27 प्रश्न आपको सही करने हैं। अब हम यहाँ पे बात तीन फेज में हम बात करेंगे। पहले फेज में मैं आपसे बात करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए सी सेट को, यदि हम चाहते हैं कि हम पर कभी भी एक प्रेशर ना बने, हम सी सेट में कभी फेल ना हो, यानी कि कभी भी फेल नहीं होना चाहते। सी सेट में कभी फेल नहीं होना चाहते तो क्या करना हमें चाहिए ऐसा, तो इसके लिए मैं आपको 8-10 पॉइंट बताने वाला हूं। इन 8-10 पॉइंट्स पर आप जरूर देखें और हो सके तो आप इन्हें कॉपी में लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें आप एक लंबे समय तक फॉलो करें। और मैं बारी बारी से आपको इन्हें गिनाऊंगा। फर्स्ट फेज में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी रणनीति के विषय में आपको बताने वाला हूं। दूसरे में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, दूसरे फेज में हम बात करेंगे आपके सिलेबस के ऊपर, यानी कि आपका जो सिलेबस है सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। और तीसरे में हम बात करेंगे आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी कि पिछले वर्ष का जो पेपर है का पेपर हम उसे देखेंगे और वहां से हम क्या करने वाले हैं, पिछले वर्ष के पेपर का मैं सॉल्व नहीं कराने वाला यहाँ पे। आप मैं पेपर सॉल्व नहीं करा रहा पिछले वर्ष का आपको, बल्कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूं कि आपका ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ट्रेंड क्या रहा है पेपर का, किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, यानी कि ट्रेंड क्या है और किस प्रकार के जो प्रश्न हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं, किस पिच पर आपको तैयारी करनी है, किस लेवल पर जाकर के आपको सोचना है। और मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बताने वाला हूं, जो परिच्छेद इनमें आपको दिए गए हैं, परिच्छेद यानी कि पैसेज जिसे हम बोलते हैं, पैसेज जो आपको दिए गए हैं उनमें हमें किस प्रकार से टैकल करना चाहिए, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। उनमें हम जब पैसेज देखें तो जितने भी पैसेज पेपर के अंदर दिए गए हैं हम उन्हें किस प्रकार से मार्क कर लें एक बार, और उसके बाद में हम ये देखें कि किसमें कितने प्रश्न हैं। ज़्यादा प्रश्न वाले जो पैसेज हैं उन्हें हम सबसे पहले करें और साथ ही साथ हम इस पर बात करेंगे कि आपको जो उनके की टर्म है, की टर्म जो बाद में आपको दी गई होती है, जब प्रश्न आपको पर पैसेज के बाद में यहाँ से आपको प्रश्न दिया जाता है उससे पहले आपको एक गाइडलाइंस दी जाती है, तो आप उसे ध्यान रखें और उसके बाद ही नीचे के जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें पढ़ने का प्रयास करें। इन सभी बातों पर हम तीसरे जो अपना है उस पर हम बात करेंगे और इन 3 भागों में बांट करके हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम प्रारंभ करते हैं अपने पहले वाले पॉइंट से, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इस रणनीति पर हम चर्चा करेंगे और आप देखें, हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से लोग असफल हो जाते हैं और यही वो कारण है जिनको ध्यान में रख करके हम सफल हो सकते हैं। यदि हम ये सारे विषय ध्यान में रखते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं वो कौन कौन से विषय हैं। एक बार
पहला है, हम पहले से देखेंगे, पहला है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। पहला है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्रम पे हमें क्या करना है, हमें इसके सिलेबस को समझना है। जो सिलेबस मैं समझाऊंगा वो सिलेबस सबसे पहले आपको समझना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, फोकस ऑन बेसिक कंसेप्ट्स। थर्ड पे क्या करना है हमें, तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, हमें करना है क्रिएट ए स्टडी प्लान। क्या करना है हमें, बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि मैं आज आपको करा रहा हूं, पहले सिलेबस, फिर आपको मैं पेपर दिखा करके, ये समझाने का मेरा तरीका है कि पहले आपको सिलेबस दिखा दिया जाए और उसके बाद में आपको उसका रियल एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो दिखा दिया जाए। उसके बाद में हम बेसिक कंसेप्ट्स को करेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। फिर आपको क्या करना है, एक स्टडी प्लान क्रिएट करना चाहिए। यदि आपको सीसेट की लॉन्ग टर्म में हम तैयारी करने जा रहे हैं तो एक स्टडी प्लान आपको क्रिएट कर लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी कि जो आपने बना लिया एक बार, उसी प्लान पर आपको प्रैक्टिस करते हुए जाना है। नेक्स्ट आप देखेंगे फिफ्थ में क्या करना है आपको, फिफ्थ में क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट यानी कि अब आपको क्या करना है, अपना जो टाइम है उसको एक टाइम टेबल बना करके आपको सीसेट के लिए आपको क्या करना है, एक टाइम निकालना है। उस टाइम को फॉलो करते हुए अपनी सीसेट की तैयारी करते हुए चलना है। आप सिक्स्थ में क्या कर सकते हैं, हमेशा आपको क्या करना है, स्टे पॉजिटिव, यानी कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एंड फोकस्ड। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप फोकस रह सकते हैं, यदि आप नकारात्मकता से दूर रहेंगे तभी आप फोकस रह सकते हैं। नेक्स्ट सेवंथ पर हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते जाना है आपको, ये भी करना है। और आप क्या कर सकते हैं, 8वें पॉइंट पर आप क्या कर सकते हैं, जब ये आप कर रहे हो और अपना एक स्टडी प्लान आपने बनाया हो, तब आपको क्या करना है, स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपको बीच में अपने आप को रिलैक्स भी करना है। आपको अब क्या करना है, जब आपने स्टडी प्लान बनाया है उसमें आपको ब्रेक भी लेना है। क्या करना है, आपको ब्रेक के लिए भी टाइम लेना है। टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। क्या और भी कुछ कर सकते हैं हम अपने स्टडी प्लान बनाते समय? हाँ जी, आप कर सकते हैं गेट गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स से आपको क्या करना है, गाइडेंस लेना है कि जब भी आप भटकना प्रारंभ हो तभी आपको क्या करना है। इसी प्रकार से मैं आपको और भी बहुत सारी चीज गिरा सकता हूं, लेकिन यदि आपको सही अप्रोच रखना है अपने सीसेट के प्रति तो आप ये लगभग 9 पॉइंट हैं, ये आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। यदि आप ये सब पॉइंट फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने गोल को अचीव करने में बहुत सारी मदद मिलने वाली है। अगर आप इनसे भटक जाएंगे
किसी कारण से यदि आप इनसे भटक जाते हैं कि आपने बिना किसी अंडरस्टैंड किए सिलेबस को और बस अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी और उस तैयारी में आपको कोई भी सी सेट के प्रश्नों की जगह से एसएससी सीजीएल का पढ़ा करके निकल जाएगा। सी सेट का जो नेचर है वो आपको भी दिखाने वाला हूँ, वो एकदम अलग है। लेकिन लोग क्या पढ़ा रहे हैं आपको, सी सेट लिखा हुआ है, पढ़ा रहे हैं आपको एसएससी सीजीएल छोड़ो, आपको पढ़ा रहे हैं 10+2 वाला एलडीसी, आपको पढ़ा रहे हैं मल्टीटास्किंग का, यहां तक कि कांस्टेबल का मैथ आपको पढ़ा रहे हैं। तो इस लेवल के लोग आपको मिल जाएंगे, तो आपको बचने की जरूरत है। और ये आपको जिस हम कहते हैं ना डी डे, यानी कि जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा बहुत महंगा पड़ने वाला, तो इसलिए इन लोगों से भी बचें। और जो मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट किया है, आप एक ये पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं कि एक पहले अपना सिलेबस को समझें, जो कि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप इसे समझें। उसके बाद आपको बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं, बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं, क्योंकि कुछ लोगों का बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्लियर नहीं है, आपको टाइम एंड स्पीड का बेसिक क्लियर नहीं है, आपको टाइम एंड वर्क का जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है, नंबर सिस्टम के जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है। आप फिर कैसे सी सेट क्वालिफाई करेंगे? या जो ये ऑनलाइन और ये सब चल रहा है इसी से हो जाएगा? ये नहीं होने वाला। इसलिए अपने आप को थोड़ा सीरियस करें। यदि वास्तव में आपको अपना टारगेट अचीव करना है, वास्तव में आईएएस बनना है, तो आप मान के चले फिर आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और डिसिप्लिन क्या, एक पेन है और एक पेन है रिग्रेट का। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा पेन लेना ज़्यादा प्रेफर करोगे, पेन ऑफ रिग्रेट, पेन ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का पेन एक टाइम तक रहेगा आपको, लेकिन रिग्रेट का पेन बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, आप ये ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब पॉइंट्स है यहाँ पे, यहां पर 6 पॉइंट्स हैं और ऊपर कितने पॉइंट्स थे, 7 पॉइंट्स थे। यानी कि जनरल स्टडी फर्स्ट में 7 पॉइंट्स थे और यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पहला आप देखें, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज में जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, इंस्ट्रक्शन मतलब आपको बताया गया होगा कि इसमें पूछा क्या गया है और किस बेस पे आपको आंसर निकालना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसकी खूबसूरती क्या है। इसकी खूबसूरती है कि जो कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया जाएगा में भी हो सकता है उसके सारे के सारे विकल्प सही हों, जो भी उसमें दिए गए हैं 1A, B, C और D, ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे भी सही हों। ऐसा भी हो सकता है अगर उसमें कूट नहीं दिए गए हैं, यानी कि स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए, जैसे ए में दे दिया 1, 2 सही है, दूसरे में दे दिया 1, 2, 3 सही है, यहाँ पे दे दिया ओनली 1 सही है और इसमें दे दिया ओनली 3 सही है। इस तरीका से नहीं हो। अब आपको क्या करना है, इनकी खूबसूरती यह है कि आपको सबसे सही विकल्प का चुनाव करना है। अब मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सपोज करो कि ये 90% प्रोबेबिलिटी है ये सही हो, ये 80% सही हो और ये हो सकता है 95% सही हो और ये आपका 70% सही हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 100% कोई भी सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपका जो आंसर होगा वो 95% जिसका भी एक्यूरेसी है वो है, यानी कि सबसे सटीक आंसर आपको निकालना है, एकदम सही आंसर आपको नहीं निकालना है। समझ गए आप? ये नहीं है कि इसमें तो कोई भी सही नहीं है तो ये तो प्रश्न गलत छाप दिया है, इस तरीका से आप वहां पर विचलित नहीं होंगे। और अपनी जो मेंटलिटी है वो इसी तरीका से रखना है कि इनमें से आपको सबसे सही का चुनाव करना है। तो आप पहला देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन। मैं एक बार पूरा पढ़ाई देता हूं, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके आपको सिलेबस की ओर लेकर के सिलेबस से आपको जो PYQs हैं उनकी ओर लेकर के चलेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर हम आपको दिखाएंगे, ओरिजिनल पेपर दिखाएंगे कि किस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अब आप देखना दूसरा वाला, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो दूसरा वाला जो पॉइंट है, जब 2011 में सीसेट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम में इससे प्रश्न आते थे, लेकिन जब सीसेट को हटा दिया गया उसके बाद इससे प्रश्न आने
लगभग खत्म से ही हो गए हैं, क्योंकि इस टाइम पर यूपीएससी सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो आपसे, क्योंकि आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेरिट तो इस पर लगती नहीं है। तो जो यूपीएससी का ध्येय है, यूपीएससी का अपना ध्येय क्या है कि बच्चे के अंदर एप्टीट्यूड देखना है कि मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड उसके अंदर क्या है, रीजनिंग का क्या है, और जो अंडरस्टैंडिंग है कॉम्प्रीहेंशन की, यानी कि यदि आपसे कोई बात कह रहा है तो आप उससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, आपके इंटरफ्रेंसेस क्या होंगे, ये आपको वो जांचने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने अब स्ट्रेटजी चेंज कर दिया। यदि वो आपसे इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रश्न पूछते हैं तो आपको ये प्रश्न आज की अपेक्षा यदि आप तुलना करते हैं, आज से यदि आप तुलना करते हैं तो कहीं आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये एक थियोरेटिकल बेस्ड प्रश्न है और यहाँ प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा सही होने की। यदि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, डाटा इंटरप्रिटेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको फंसा सकते हैं नंबर सिस्टम। आप यदि नंबर सिस्टम से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहां पर फ्री हैंड है उसके पास में, वो चाहे तो आपको फंसा सकता है। तो इसलिए उनका जो है, इन्होंने ये वाला जो पॉइंट है सेकंड वाला, इससे प्रश्न पूछने बिल्कुल ही बंद से ही कर दिए हैं। तीसरा देखना, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यहां से प्रश्न आते हैं, तीसरे वाले पॉइंट से प्रश्न आते हैं। फोर्थ पॉइंट देखना, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी सेम सेकंड पॉइंट जैसा है, उसी प्रकार से इसकी भी स्थिति यही है कि 2011 के बाद जब सीसेट इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम इससे प्रश्न आते थे, लेकिन जब सीसेट हटा तो लगभग ये भी हट ही गए हैं, शामिल है ये अभी सिलेबस में, लेकिन प्रश्न नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट देखना, जनरल मेंटल एबिलिटी, आपसे आपका जो मेंटल, जैसे कि एप्टीट्यूड मैंने जिससे बोला, वो आपसे यहाँ से जनरल मेंटल एबिलिटी आपको देखी जाएगी कि आपके मस्तिष्क जोड़ घटाव कुछ सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है, ये आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी। और एक है आपका बेसिक न्यूमरेसी, जहां आपको नंबर, जैसे कि मैंने आपका नंबर सिस्टम से प्रश्न आएंगे आपको, एंड देयर रिलेशन, उनके आपसी संबंध से जो भी प्रश्न वो बना सकते हैं वो बना देंगे। जैसे कि आपका, जैसे यहाँ पे दे दिया, कोई भी इस तरीका से प्रश्न दे देगा आपको 1 2 5 6 9 और यहाँ स्टार बना देगा, ठीक है, 3 2 5, और कह देगा कि यहाँ से आपको कोई नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 3 2 5 6 9 3 2 1, और इस तरीका से करने के बाद यहाँ पे एक नंबर आपको दे देगा। अब कहेगा कि इसमें यहाँ पे क्या आएगा। इस तरीका के प्रश्न जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो एक जगह छोड़, तो इसके रिलेशन से संबंधित आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे दिया ऑर्डर्स, इनका ऑर्डर चेंज करके भी वो प्रश्न बना सकते हैं, एंड ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, ये सब। और उन्होंने लिखा है कि क्लास 10th लेवल का जो मैथ्स है वो आपको यहाँ पे रहने वाला है, लेकिन जब सीसेट में आप देखेंगे तो जो आईआईटी करे हुए बच्चे भी रहते हैं, बीएससी करके एमएससी करके जो बच्चे आते हैं, यदि सीसेट की प्रिपरेशन करके नहीं जाएंगे तो मैं 100% आपको बोल सकता हूँ कि फेल होना तय है उनका। यदि आपने ये सोचा कि नहीं मैं तो सीसेट मेरे लिए क्या है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ मैथ्स से, मैंने बीएससी की है, एमएससी की है, मैंने तो मैनेजमेंट का जो कोर्स है, नहीं, इस गलती में मत रहना। आपका जो फर्स्ट पेपर है उसकी मेहनत भी बर्बाद हो जाने वाली है, तो इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना, नहीं तो आपकी साल पक्का खराब होने वाली है। डेटा इंटरप्रिटेशन से प्रश्न आते हैं, यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं, जिसमें आपको चार्ट, क्योंकि आपको पता है डेटा का यदि हम इंटरप्रिटेट करते हैं तो हम उसको किसी भी एक रॉ फॉर्म में रख देंगे, चार्ट्स की फॉर्म में रख सकते हैं, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी से प्रश्न आते हैं, ठीक है, लेकिन कम है, इनसे आपको मिल जाएंगे प्रश्न देखने को। ये भी आपको क्या है, क्लास 10th लेवल का ही उन्होंने बताया है। अब आप पेपर देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना वो 10th लेवल का है, ठीक है। आप इनकी चक्कर में मत फंसना कि इन्होंने जो बोला है इसमें तो 10th तो मैंने की हुई है तो फिर मैं क्यों पढूं, ठीक है, तो फिर ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको। इस तरीक़ा से आप यहाँ पे देखेंगे नोट, उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया 33% आपको मार्क्स इसमें लेकर के आने हैं, और आपका ये प्रश्न पत्र क्वालिफाई हो जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। यही वहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार के जो प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर करने हैं। अब हम चलते हैं पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट में आपको लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। पहले पॉइंट में क्या लिखा है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो अब हम पेपर में देखते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर के आऊंगा कि
इन्हें प्रश्नों को हल कैसे करना है। और मेरा विचार ये है कि प्रीलिम्स से पहले इस प्रकार के ही प्रश्न मैं लेकर के आऊं जो वास्तव में सीसेट में आते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी सीरीज चला करके रखी हुई है लोगों ने, कराते कुछ नहीं है, और वहां से यूपीएससी में प्रश्न आएंगे भी नहीं। आप वहां से तैयारी करेंगे और जब आप ओरिजिनल पेपर में जाएंगे, यानी कि आप 25 मई को जो आपका एग्जाम है वहां पर जाएंगे, आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला कुछ भी। इसलिए मैं बड़ी बेसिक से शुरू करूंगा कि पहले आपको जो भी फंडामेंटल्स होते हैं मैथमेटिक्स के वो मैं एक बार करा दूं, उसके बाद में हम बिल्डअप करेंगे अपना जो भी एडवांस लेवल का मैथ्स है वो हम करने जाएंगे। पहले हम बेसिक्स करेंगे, लेकिन इस लेक्चर के बाद में हम वो करने वाले हैं। तो पहले, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, पहले हमें एनालिसिस तो करना है एक बार कि प्रश्न आते कैसे हैं, और उन प्रश्नों को एक बार रिकॉग्नाइज कर लें, इस प्रॉब्लम को, इस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लें, तो उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि हमें इसका इलाज क्या करना है। ठीक है, देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीका से आपको क्या दिया होगा, एक पैसेज यहाँ पे दिया गया है। ये पैसेज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, आप बेशक हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आपको क्या करना है, अपनी भाषा के अकॉर्डिंग ही पैसेज पढ़ना है। आप हिंदी मीडियम के हैं और आपने किसी से सुन लिया कि नहीं मुझे तो इंग्लिश में समझ में आता है, और उसकी हवाई में आप फंस जाते हैं और आप सीधा इंग्लिश का पैसेज पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, तो मान के चलें आपका समय बहुत ज़ाया हो जाएगा, वहाँ पे समय बर्बाद हो जाएगा। और समय का मैनेजमेंट ही, टाइम का मैनेजमेंट ही इस पेपर को क्वालिफाई करा सकता है। तो आप ध्यान रखें कि एक पैसेज को 4 बार पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी भाषा में ही पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद में जो आपका यही पैसेज आपको इंग्लिश में भी दिया होगा, फिर इंग्लिश वाला जो पैसेज है उस पैसेज के साथ में यदि कोई वर्ड आपको समझ नहीं आता है तो आप जाकर के इंग्लिश का वही वर्ड आप देख लें और उसको वहाँ पर क्या कर लें, मार्क कर लें। मार्क करने के बाद में फिर आप आकर के हिंदी में देख लें, और इस प्रकार से कंपैरेटिव आप करके चलें। और पहले आपको ये तो पढ़ना है, इससे पहले आप कोशिश करें कि एक बार सारे जो इसके ये जो दिए हुए हैं एमसीक्यू, यानी कि जो आपको इसके मल्टीपल चॉइस नीचे प्रश्न दिए गए होंगे कि पूछ रहा है, जैसे कि आप देखेंगे ये आपको पैसेज दिया हुआ है, तो यहाँ से उसने प्रश्न पूछना शुरू किया। ये एक प्रश्न उसने दिया है, और ये भी ये ही वो प्रश्न है, शायद एक प्रश्न इसका है यहाँ पे, ये दूसरा पैसेज है और इसका एक ही प्रश्न है। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी क्या है, एक ही प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। तो ये प्रश्न है। अब आपको एक थोड़ी अलग स्ट्रेटजी भी लेकर के चलना है कि पहले आप ये इस प्रकार के भी पैसेज आपको पेपर में मिल जाएंगे कि जिनके पैसेज जो है बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, छोटे भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं इसी लेंथ के। जिस प्रकार से इसकी लेंथ है इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन 3 से 4 प्रश्न भी, 2 से 3 और 3 से 4 प्रश्न भी हो सकता है कि वहाँ पूछे गए हों। तो सबसे पहले उन प्रश्न, ऐसे पैसेज को आपको क्या कर लेना है, रिकॉग्नाइज करना है, पहचान लेना है, और पहचानने के बाद में उन्हें किसी प्रकार से आपको इंडिकेट कर देना है। इस तरीका से पहले वो वाले पैसेज आपको करने, यदि पैसेज करने की बात आती है तो ठीक है। कारण क्या है, कारण ये है कि यदि आपको सेम इस तरीका से आपको जितने ये वर्ड दिए गए हैं, इससे यदि 100-150 वर्ड और फालतू हो, 200 वर्ड फालतू हो जाए और उसमें आपको 2 प्रश्न और मिल जाएं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे पैसेज आपको पहले कर लेने हैं कॉम्प्रिहेंशन में, कि जहां आपको मीडियम टाइप का आपको दिया गया है पैसेज और वहां पे आपको 2 से 3 या 4 प्रश्न दिए गए हैं, वो सबसे पहले करना है। पहली चीज मैंने क्या बताई, पहले मैंने बताया कि आपको अपनी भाषा में पढ़ना है, अपनी भाषा में ही पढ़ना है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, मीडियम लेंथ का, यानी कि मध्यम लेंथ, लंबाई, मध्यम लंबाई का परिच्छेद, को पहले हल करना है। यानी कि मैंने अभी तक 2 इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं। पहले आपको क्या करना है,
जो भी आपकी भाषा है उसमें पैसेज पढ़ना है। दूसरा आपको क्या है कि मध्यम लंबाई के और जिसमें ज़्यादा एमसीक्यू दिए गए हों वो वाला परिच्छेद पहले आपको पढ़ लेना है। और इसी में मैंने आपको एक बात और बताई थी इसी वाले में कि पहले आपको क्या करना है, इनके जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं यानी कि परिच्छेद के जो प्रश्न हैं, परिच्छेद के जो प्रश्न हैं वे एक बार पढ़ लेने हैं, वो पहले एक बार पढ़ लेने हैं। जब भी आप पैसेज प्रारंभ कर रहे हो उससे पहले एक बार परिच्छेद के जो प्रश्न है वो आप पढ़ लेना है और उसके बाद आपको परिच्छेद प्रारंभ करना है, स्टडी करना है। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे ये वाला परिच्छेद दिया गया है और इसमें नीचे दिया गया है, पहले तो ये इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। सर्वाधिक निर्णायक यानी कि हो सकता है एक से ज्यादा यहाँ सही हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा सटीक है सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा सही है वो आपको यहाँ पे चुनाव करना है। अब आप देखना इसमें उच्च तीव्रता युक्त प्रकाश की तुलना में निम्न तीव्रता युक्त प्रकाश का पौधे पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है प्रकाश प्रदूषण का किसी पारिस्थितिक तंत्र पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा है पौधों के पुष्पन के लिए अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में श्वेत रंग का प्रकाश बेहतर है। और फोर्थ है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश न केवल पौधों के लिए बल्कि प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहाँ पे तीसरा इंस्ट्रक्शन मैं आपको और बता देता हूं कि आप अपनी जनरल नॉलेज के आधार पर यानी कि अपनी सामान्य ज्ञान के आधार पर सामान्य ज्ञान के आधार पर उत्तर का चुनाव ना करें, न करें। देखना आपको क्या है कि अपनी सामान्य ज्ञान, हो सकता है कि आपने साइंस में ये सब चीज पढ़ी हो लेकिन उनके आधार पर आपको इनका आंसर नहीं करना है, बल्कि जो पैसेज के अकॉर्डिंग दिया गया है वही आपको इसका आंसर मार्क करना है। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो आपको पढ़ना है, उसके आधार पर यहाँ से कौन सा जो विकल्प सही होगा और सही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा सही हो उसका मार्क यहाँ पे आपको करना है कि वही आपका सही होगा। तो मैंने आपको जो अभी तक एक सामान्य बात बताई है आप इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप इसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी भाषा में तो पढ़ना है, लेकिन जो भी ऐसे टिपिकल वर्ड आते हैं, क्योंकि ये आप भी जानते होंगे कि ये पैसेज जो है वो इंग्लिश के भाषा इनका जो मूल है वो अंग्रेजी भाषा थी, लेकिन बाद में इनको ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेट करने पर होता क्या है कि भाषा की आत्मा मर जाती है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला है, और जो कलिष्ठ शब्द जो होते हैं वो इस भाषा में समाहित हो जाते हैं। तो यदि जो भी हिंदी के बहुत ही कलिष्ठ वर्ड हैं, टिपिकल वर्ड है, वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। और यदि आप उनका अंग्रेजी देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो बड़ा आसान है, ये तो मुझे पता है, सामान्य सी बात है। लेकिन वहीं उसकी हिंदी देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या है, ये तो मेरी पता ही नहीं है, डिक्शनरी में ही नहीं। आप डिक्शनरी भी लेके बैठेंगे शायद आपको ना मिले। तो इसलिए आपको वो बराबर बराबर लेकर के चलना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसी प्रकार से देखना दूसरा भी है, बस प्रश्न मैंने आपको यहाँ दिखाया है, आप इसे पढ़ लेंगे एक बार और उसके आधार पर इन्हें हम देखेंगे बाद में। सारा मैं हल कराऊंगा वैसे, लेकिन मैं बस अभी आपको ये दिखा रहा हूं कि किस प्रकार के जो पैसेज हैं और क्या आपकी स्ट्रेटजी इन्हें लेकर के होनी चाहिए। और जब हम इसकी सीरीज लेकर के आएंगे तो मैं और आपको कुछ टेक्निक्स इसके लिए बताऊंगा जो कि लोग बताते हैं अक्सर, ठीक है। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, वैसे भी बताएंगे और जो अपना है वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे। अपनी भाषा ये हो गया, ये वाला परिच्छेद आप देखना एक बार और इसके प्रश्न को आप देखना। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं, देखना इसका क्या है इंस्ट्रक्शन, पूर्व धारणा यानी कि अजम्पशन है। और इसका देखना क्या है, ये पूरा है कि सर्वाधिक, ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष, दोनों में अंतर है। पूर्व धारणाएं बनाई जा सकती हैं। अब जब पूर्व धारणाएं बनाई जा सकती हैं तो मुझे आप ये बताइए कि ये आसान प्रश्न है, क्योंकि पूर्ण धारणा में यदि इनमें से विकल्प यदि आपको देखा गया कि पैसेज में इसका जिक्र ही नहीं है तो आप उसे तो हटा देंगे इजीली। लेकिन
जिनका थोड़ा भी जिक्र यहाँ आया है वो पूर्व धारणा बनाई जा सकती है, अजम्पशन तो हो सकता है ना। तो ये प्रश्न आसान है। और यदि हम इस प्रश्न की बात करेंगे, देखो प्रश्न तो दोनों आपने दिया है, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है ना वो आपके आंसर को बदल देंगे। इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, आप ये जरूर पढ़ लेना कि पूछ क्या रहा है, इसमें आपसे पूछा किस प्रकार से है। आप नेक्स्ट देखेंगे ये इंग्लिश में है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको बराबर में इंग्लिश का भी दिया होता है, और वहां से आपको अपनी भाषा में पढ़ने के बाद यदि कोई जटिल शब्द आपको मिलता है तो जा करके वहां पे आप एक बार देख लें और फिर अपनी भाषा में आगे बढ़ जाएं। एक बार पैसेज को आप पढ़ लें, दोबारा में आप पैसेज का आंसर करना ही करना है, और नहीं होता है तो छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। ये नहीं कहना कि नहीं मैंने 2 बार पढ़ लिया, मैं तीसरी बार फिर पढ़ूंगा, नहीं होता है तो आगे प्रश्न है ऐसे, क्योंकि 27 प्रश्न आपको करने हैं, इनके जिम्मे नहीं पढ़ना है कि नहीं मैं तो करके ही छोड़ूंगा इसे और फिर इसके चक्कर में आप मेरिट से बाहर हो जाए, वो सही नहीं है। अब ये प्रश्न आपको दिए गए हैं, इस आप यहाँ पर और देख सकते हैं थर्ड वाला, इसमें कह रहा है यहाँ पे देखना, मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जो भी इसका मूल भाव, परिच्छेद का जो मूल है, यानी कि मैं कहता है ना, मैंने उस दिन आपको बताया कि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो उसके एक मूल केंद्रीय भाग होता है जहां उसकी सबसे ज्यादा अस्तित्व है, वहां पर विराजमान होता है। तो इसके परिच्छेद का एक अस्तित्व होगा, वो कह रहा है कि वो क्या है, मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब हो सकता है कि इसमें आपको 2 मिल जाएं दर्शाते हुए, लेकिन सर्वोत्तम उसने कह दिया कि सबसे ज्यादा जो सही है उसका आपको चुनाव यहाँ पे करना है। और देखना इस तरीका से, क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का विकास जलवायु अनुकूल यानी क्लाइमेट स्मार्ट कृषि पद्धतियों के चयन करने में सहायक है। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि कृषि पद्धतियां अपनाकर भूमजल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है। थर्ड है, जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों का महत्व बढ़ा है, जबकि साथ ही साथ इन पर संकट भी बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को धारणीय आजीविका और जोखिमपूर्ण साधक रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं। तो ये आप पढ़ेंगे एक बार, और पढ़ने के बाद में फिर ये प्रश्न आप देख लेंगे। इसी प्रकार से आप इसका प्रश्न भी देखेंगे, और यहां से हम देखेंगे ये पूर्व धारणा है। तो कितने टाइप के प्रश्न अभी हमें आपको मिले हैं? 3 तरीका के प्रश्न आपको मिल गए हैं। निष्कर्ष पूछ रहा है आपसे, एक में केंद्रीय भाव पूछ रहा है उसका मूल भाव क्या है, और एक आपसे अजम्पशन। तो 3 टाइप के प्रश्न आपको मिल गए हैं। हम यहाँ पे बस ये देखना चाह रहे थे कि आपको 3 टाइप क्वेश्चंस, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि प्रश्न का टाइप चेंज हो जाएगा तो सेम प्रश्न का आंसर भी बदल सकता है। समझ गए ना आप? सेम प्रश्न का यदि यहाँ पे वो पूर्व धारणा छोड़ करके यहाँ मूल भाव पूछ लेता या सर्वोत्तम इसका निष्कर्ष क्या है वो पूछ लेता, तो मे भी आंसर चेंज हो जाता। तो आपको इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है पढ़ना कि इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है। तो ये पूर्व धारणाएं वाले जो प्रश्न है वो आपको इजी पड़ जाएंगे एक बार को, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। और भी देखते हैं यदि कोई किसी और टाइप का कोई प्रश्न आपको मिलता है तो यहां से आपको प्रश्न मैथ्स के प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। अब जितने भी लोग आप देखेंगे यूट्यूब पर आपको मैथ्स सीसेट की सीरीज चलाई हुई है, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो वास्तव में मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो मैथ्स का बेसिक्स, ये आपको कराते हुए दिखेंगे नहीं। और आपको बेसिक्स के नाम पर यदि करा भी रहे होंगे तो या तो कांस्टेबल लेवल का मैथ करा देंगे, कांस्टेबल, और बहुत ज्यादा करा तो एमटीएस मल्टीटास्किंग एसएससी वाला। इस प्रकार से आपका सीसेट क्लियर होने वाला है नहीं। आपको वही उसी पिच पर आपको बैटिंग करनी होगी जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों पर आपको तैयारी करनी होगी। लैंग्वेज पेपर में वहां पर ये प्रश्न यदि दिया है तो वहां शायद अलग पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के, अब देखना एसएससी वगैरह में इस टाइप के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखने के लिए बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एनालिटिकल जांच कर रहा है, आपका मेंटल एप्टीट्यूड वो देखना चाह रहा है, ठीक है। क्या आप सोच पाते हैं, नहीं सोच पाते, कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इस प्रकार से आप देखेंगे। ये अभी हमारा दूसरी बात है, मैं वो अलग करता हूँ। मैं सिर्फ अभी पैसेज आपको दिखाने का यहाँ पे प्रयास है मेरा। यदि मैं और कोई पैसेज हो, पैसेज में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार के जो आपको कहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे भी पूर्व धारणा है, 3 टाइप के प्रश्न आपको अभी तक मिले हैं।
और विचार करना है, ये भी शायद पैसेज ही दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया और सिर्फ ये पूछा है आपको निम्नलिखित पर विचार कीजिए और अनुच्छेद के अनुसार कौन सी कृषि पद्धतियाँ कृषि पद्धति के अनुकूल हो सकती हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया, आपको सिर्फ एक पैसेज दिया है और नीचे आपको ये कुछ दे दिए हैं कि भाई ये हैं सारे, इन्हें आप देखें और इनमें से कौन सी ऐसी पद्धतियाँ हैं जो कृषि परिस्थिति के अनुकूल, यानी कि जो सस्टेनेबल क्लाइमेट एग्रीकल्चर हो सकता है, वो बात वो कह रहा है कि परिस्थिति के प्रतिकूल ना होकर के अनुकूल होनी चाहिए। इस प्रकार इनमें से कौन सी हो सकती है, तो ये आप पढ़ेंगे और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये फोर्थ टाइप है, यानी कि हो सकता है कि आपको इंस्ट्रक्शन ना दे और 3 में आपको इंस्ट्रक्शन दिया है और 4th में आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, सिर्फ आपको पैसेज है। अब ये आपके ऊपर है कि जो आपकी रीडिंग स्किल्स है वो किस टाइप की हैं, कि आप ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। नेक्स्ट आप देखेंगे, और मैं आपको एक और बात, तीसरी बात हम और देख रहे थे कि कितने कितने प्रश्न इनमें हैं। एक एक प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ तक। आगे देखना आप, यहाँ पे क्या है, सर्वोत्तम निर्णय, ये भी वही है तीसरा वाला। आगे देखना पूर्व धारणा, सेम वही है, दोनों चीज वही पूछी हुई है। इनमें कितने प्रश्न है, सिंगल सिंगल प्रश्न ही यहाँ पे आपको पूछा हुआ है। ठीक है, सिंगल प्रश्न आपको पूछा है यहाँ पे भी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे भी ये दिया गया है और क्या पूछ रहा है, यहाँ से देखना इसमें सर्वाधिक निर्णायक संदेश। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ये जो पैसेज है सर्वाधिक निर्णायक, हो सकता है कि इसमें 2 निर्णय भी आते हों, इसे आप पढ़ के देखेंगे, लेकिन सर्वाधिक आपसे पूछ रहा है तो आपको एक का ही चुनाव करना है। ये नहीं कहना कि गलत छाप दिया है, इसमें से 2 भी आ रहे हैं, 3 भी सही हो सकते हैं। सर्वाधिक निर्णायक, तो ये 4th टाइप है कि आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक निर्णायक कौन सा है, इनमें से आप बताएं। इस प्रकार से भी प्रश्न है। और देख सकते हैं यहाँ पे हो कोई, तो आप समझ गए होंगे नॉर्मल तो कि किस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब हम सिलेबस के दूसरे वाले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे है क्या सिलेबस। दूसरा पॉइंट है इंटरपर्सनल स्किल्स। जैसे मैंने आपको बताया अभी ये प्रश्न आते नहीं है, तो इन पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की और आपको ज़रूरत है नहीं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग के भी प्रश्न जैसे मैंने आपको बताया अभी ये नहीं आते। लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो रीजनिंग के प्रश्न हम देखे लेते हैं अभी। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखे लेते हैं बेसिक न्यूमेरेसी के प्रश्न हम देखे लेते हैं। और ये साथ ही हम एक बार यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये वाला 3 की पावर दिया हुआ है, 3 की पावर 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखना आप, ये नंबर दिया गया है, कह रहा है कि 7 से इसको विभाजित किया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये देखना, एक हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा में पूर्वानुमान लगाया गया कि पशुओं की स्थानीय आबादी प्रत्येक 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2021 के आरंभ में पशुओं की आबादी 50 होगी। यदि n वर्ष के पश्चात आबादी को p से निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कक्षाओं द्वारा बनाए गए आबादी के मॉडल को निरूपित करेगा। इसी टाइप के प्रश्न आपको 2021 में भी मिल जाएंगे। नंबर चेंज हो रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, लेकिन प्रश्न सेम आपको मिल जाएंगे। तो हमें इस वाली पिच पे तैयारी करनी है। ये एसएससी सीजीएल में प्रश्न नहीं आते इस टाइप के, कि जो लोग एसएससी सीजीएल का पढ़ा करके कह रहे हैं कि सीजीएल का पेपर आईएसए भी टिपिकल है, समझ गए आप। तो इस प्रकार के जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, ये आपको देखने ये मिल जाएगा। 60% आबादी भारत से है और विद्यार्थी जो कि इनमें से इतनी लड़कियां हैं, इस तरह के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये तो एसएससी वाले ही प्रश्न है। और यहाँ पे आपको देखना कथन और निष्कर्ष, यानी कि ये आपको दिए गए हैं कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न आते हैं आपको। कुछ रेडियो मोबाइल है, यानी कि ये रीजनिंग के प्रश्न है, सिलोगिज्म से लेकर के रीजनिंग। ठीक है, और रीजनिंग में एक पार्ट है सिलोगिज्म, उससे ये लिया गया है, रीजनिंग से है ये भी आपको कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ बिल्लियां अलमारी हैं और कुछ अलमारियां कुर्सी हैं, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये प्रश्न आपको इजी है ये करना, यहाँ पे करा दिए जाएंगे सारे। कुछ अलमारियां निश्चित रूप से मेज हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एक देखना ये वाला प्रश्न आपको, एक बालक गेंद से खेल रहा है और वह गेंद
को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराता है। प्रत्येक बार जब भी गेंद जमीन से टकराती है तो वह पूर्ववर्ती ऊंचाई की 4/5 ऊंचाई तक उछल जाती है। यदि पूर्ववर्ती ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से कम है तो गेंद नहीं उछलती। गेंद की उछाल करने के पूर्व गेंद कितनी बार, यानी कि जो वो नीचे एक बार शांत होगी उससे बार कितनी बार वो जमीन से टकराएगी या कितनी बार उछलेगी, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको कॉमन सेंस के प्रश्न, आपको इसे कहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे चेक करी जाएगी। इसी प्रकार से आपको ये डायरेक्शन के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्शन के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर रीजनिंग से। ये आपको ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। 700 से 1000 तक के पूर्णांकों की सूची आपको बनानी है, ये नंबर सिस्टम से आपको प्रश्न मिल जाएगा। ये भी क्या है, डायरेक्शन से है ये वाला प्रश्न भी। यहाँ पर देखना है, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये रैंकिंग के प्रश्न है। वैसे तो इस प्रकार के जो प्रश्न है आपको बैंकिंग में आपको आते हैं, लेकिन ये सी सेट के भी ये बहुत फेवरेट है इस टाइप के प्रश्न। सी सेट यानी यूपीएससी ने भी इसको पकड़ा हुआ है और बहुत अच्छे प्रश्न है, ये आसान है और इस टाइप के प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करना है। आप देख लीजिए एक बार, इस प्रकार के आपको आते हैं। ये भी सारा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि कोई श्रेणी यहाँ पे बना के दी गई होगी, लेकिन इनमें से एक संख्या ऐसी होगी जो उस क्रम के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, तो वो आपको देख करके आपको लगाना है। ये सब कराए जाएंगे। आप एक बार बस यहाँ पर पैटर्न चेक कर लें कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस लेवल पर हमें तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस यूट्यूब से जो तैयारी हो रही, बस मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार आपके अंदर अवेयरनेस आ जाए, ताकि आप इन सारी बातों से तो अलग हो जाएं कम से कम, जो आप अपने समय को भी व्यर्थ गंवा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी एनर्जी को भी साथ साथ गंवा रहे हैं। तो आप कम से कम वो नहीं भी करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। उसे करने से आपकी एनर्जी भी जा रही है और आपका वक्त भी जाया हो रहा है, जो कि कहीं आप अलग लगा सकते हैं। यदि आप नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात वहां पर हो नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ पे आप देखना, 6 प्रश्न पत्र, एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है और प्रत्येक में उसको जो है प्राप्तांक इस प्रकार से है। ठीक है, कुल मिलाकर उसको 60% अंक प्राप्त हुए हैं। कितने प्रश्नों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न, कॉमन सेंस के प्रश्न, बहुत ज्यादा टिपिकल प्रश्न ये है नहीं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बस एक ट्रेंड एनालिसिस मेरा यहाँ पे, मेरा उद्देश्य जो था वो था कि आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करा दूं और थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि आप सी सेट में पैसेज आप कर रहे हैं। और जो भी बच्चे अभी नए हैं वो यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको किस लेवल पर जाकर के तैयारी करना है। ये नहीं है कि अभी YouTube पर है तो हम बस देखे जा रहे हैं, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा उन्हें, और ना ही वो इस लेवल के प्रश्न है कि जो आपको ये हों। और जो भी मैंने अभी आपको बताया है वो सारी बातें, पीछे जो भी बातें बताई गई हैं वो सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि किस वे में जाकर के, यदि आपके पास टाइम है, अभी आप 2023 में यदि आप पेपर नहीं दे रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, मैंने उसको भी बता दिया है, क्या आपको फॉलो करना है। और जो बच्चे 2023 का 25 मई को पेपर दे रहे हैं उनके लिए क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक उसका लेकर के आएंगे कि किस प्रकार से आपको एकदम बेसिक से तैयारी करनी चाहिए। जो मैथ के फंडामेंटल्स हैं, जो मैथ के फंडामेंटल्स हैं वो मैं यहाँ पर कराऊंगा। क्योंकि यदि आप मैथ्स के फंडामेंटल्स आप कर लेते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, उसका आपको एक बेसिक आपको समझ आती है कि आप सोच सकते हैं इस तरीका से, इसी तरीका से नंबर सिस्टम में, इसी तरीका से प्रॉफिट एंड लॉस में, इसी तरीका से डाटा इंटरप्रिटेशन में, इसी प्रकार से यदि सारे का आपको मैथ्स का आपको एक बार मैथ्स और रीजनिंग का, मैथ्स और रीजनिंग का ये आपको एक बार आ जाता है तो आप क्या करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, आप इसी स्ट्रेटजी पर जाकर के तैयारी करें। पैसेज में आपको किस प्रकार से करना है, किस तरीका से सोचना है, और मैथ्स और रीजनिंग के फंडामेंटल्स हमको कर लेने हैं। और यदि हम इतना कर लेते हैं तो आप मान के चलें कि 27 जो प्रश्न आपको वो बोल रहे हैं कि 27 प्रश्न जो आपको सही करने हैं, आप यकीन मानिए कि 40+ प्रश्न आप सही करके आएंगे, ये पक्का है। तो आप
आपके, हाँ, ये सब नेगेटिव हटा करके आपके 40+ प्रश्न सही होंगे, राइट होंगे, ये आप मान करके चलें। तो आपको क्या करना है, इस विषय को, सीसेट को नेगलेक्ट नहीं करना है। यदि आप 2024 या 25 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरीका से इसका बेसिक्स क्या है और आपको किस तरीका से इसे समझना है, क्या स्ट्रेटजी लेकर के आपको चलनी है। मैंने आपको पीछे 9 पॉइंट बताए हैं। आप यदि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहते हैं तो आप वो वाला फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मैं अलग से लेकर के आऊँगा, फंडामेंटल्स यहाँ पे मैं करा दूंगा, ताकि जो लोग अभी सीसेट में हो सकता है कि फेल होने के कगार पर हों, जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि सीसेट में तो हमारा हो जाएगा, खत्म है खेल, क्योंकि मैथ्स समझ नहीं आता, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि जिन्हें मैथ्स रीजनिंग समझ नहीं आते या रीजनिंग थोड़ी समझ आती भी, मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता, तो हम इतना जरूर करा देंगे कि आपके 27+ प्रश्न सही हो जाए, तो जो जीएस फर्स्ट पेपर है आपका वो काम आ जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका जीएस फर्स्ट पेपर में तो आपके 60 प्रश्न भी सही है, 60+ प्रश्न आपके सही हैं, और जीएस सेकंड यानी कि सी सेट में आप क्या हो गए हैं, सी सेट में आपके फेल हो गए, आप नहीं ला पाए हैं। ठीक है, तो इस तरीका से नहीं होना चाहिए। तो ये हम करने वाले हैं उन बच्चों के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक आप इसे देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें इन्हें, और बस इसे देखते रहें। ये वीडियो आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।